नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह की अहम सुर्खियों के साथ। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगी पौधारोपण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने झोंकी पूरी ताकत। और खेल की खबरों में चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत आज 6 विकेट से 339 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। आर अश्विन 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे और विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। साथ ही वो 18 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, जहां इस योजना के लाभार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का आयोजन वर्धा में 20 सितंबर 12 बजे फाइनल हुआ है। उस कार्यक्रम की मुख्य थीम है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी पिछले साल, उसका सेलिब्रेशन करना, सक्सेस सेलिब्रेशन करना। तो उसमें एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम रहेगी, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का अमरावती में हो रहा आवरण, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअप योजना, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसका अनावरण, ये कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना था। हस्तनिर्मित कलाकारियों और शिल्पकार के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके सामने कई मोर्चे पर चुनौतियाँ आ गई। एक तो तकनीक में जिस तरीके से बदलाव आया, वो उनके सामने एक चुनौती पेश किया, क्योंकि बाजार में सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती उनके लिए बन गई। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद फाइनेंशियल मोर्चे पे, जो आर्थिक मोर्चा था, उस पर भी उनको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके लिए राहत लेकर आया ये पीएम विश्वकर्मा योजना, और इस योजना के आने के बाद एक तरीके से कहे तो पूरा माहौल जो है वो बदला, और जो इन लोगों की जो मदद होनी चाहिए थी, वो मदद बहुत हद तक हो पाई। ये योजना जो कारीगरों को विशेष ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित और बाजार लिंकेज सहायता प्रदान करती है, 18 ट्रेंडों को कवर करती है। वर्धा में कारीगर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्धा में आने वाले हैं, वहाँ पे हम जाने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, जो कुछ उनका हमको बताएंगे उस उनको हम बहुत अच्छा लगने वाला है कि हमारे वर्धा में आ रहे, हमको खुशी है। और वो पीएम विश्वकर्मा लाभ के लिए लोगों के मिलने आ रहे खुद के लिए, इसलिए हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने जो विश्वकर्मा योजना निकाली है, निश्चित इस योजना का फ़ायदा हमारे समाज के युवा वर्ग को
होगा। इस योजना को लेकर के हमारे समाज में एक खुशी की लहर आई है और नए युवा वर्ग में अपने पारंपरिक व्यवसाय के प्रति भावना जागृत हुई है। भारत में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 20,44,377 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 1,11,861 महाराष्ट्र से हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाले स्वदेशी आंदोलन को वर्धा ने काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि कई सारी बैठकें यहीं पे सेवाग्राम में हुआ करती थी। अब ऐसे समय में जब देश स्वदेशी आंदोलन के दूसरे फॉरम को एक तरीके से देख रहा है, जिसमें कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सेल्फ लैंड इंडिया जैसी की योजनाएं जो अब कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय कारीगरों शिल्पकारों को समर्पित योजना जो है उसकी पहली वर्षगांठ जो है पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ जो है वो वर्धा देखेगा। निश्चित तौर पर यह केवल वर्धा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन होगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ में विश्व कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। वहीं देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित भी हुए हैं। विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना ने अपनी शानदार 1 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2023 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तकला और शिल्पकला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। पिछले 1 साल में योजना के माध्यम से देश के लाखों लाभार्थियों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीक हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद मिली है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कुल 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर के लाखों कामगारों ने योजना का लाभ उठाकर बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि UAP पर भी पंजीकृत किया गया, जिसके बाद लाभार्थियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लेने में सहूलियत हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना ने देश के कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया है, जिसके कारण उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हुई है। योजना की मदद से लाखों कारीगर बिना किसी सिक्योरिटी के 5% की रियायती ब्याज दर पर लगभग 3 लाख रुपए तक के मुफ्त ऋण लेने के लिए पात्र हुए हैं। योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 से लेकर सत्र 2027-28 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कारीगरों की सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना से न केवल देश के लाखों कारीगर लाभान्वित हुए हैं, बल्कि योजना के जरिए उन्हें अपनी पारंपरिक कला को भी जिंदा रखने और प्रसारित करने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और पीएम आशा योजना को जारी रखने का अहम फैसला किया है और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। देश भर के किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किसानों के हित में लिए गए 2 फैसलों से किसानों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को जारी रखा जाएगा। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूर कर लिया गया है। दोनों योजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के सुल्तानपुर जिले के किसानों का कहना है कि उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कई और किसानों का कहना है कि रियायती दर पर उर्वरक मिलने से उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयासों के तहत पीएम आशा योजना को जारी रखने के निर्णय से किसानों को बड़ा लाभ होगा। जो सरकार खाद पर, बीज पर जो सब्सिडी दे रही है, तो सारा कुछ इसी पीएम आशा योजना में ही सम्मिलित किया गया है
और सरकार का इस पे हस्तक्षेप रहेगा और किसानों को कोई लूट ना सके, किसानों को का कोई धोखा ना दे सके। इसलिए जो है सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पीएम आशा योजना लॉन्च किया है। छोटे किसान हैं उनको खासकर ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि बिचौलियों वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा और यह काम प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने किसानों की तरफ से। उर्वरकों के लिए जो सब्सिडी जारी रहेगी किसानों की, और जो पीएम आशा वाली योजना है वो भी कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन वो उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ रहेगा और किसानों को भी लाभ होगा। असम के किसान भी केंद्र सरकार के फैसले से काफी खुश हैं और उन्हें लगता है कि इससे किसानों का कल्याण होगा। सरकार ने जो ये किसान के लिए स्कीम लाया है, आशा फर्टिलाइजर का सब्सिडी वाला जो स्कीम लाया है, ये किसान लोगों को बहुत लाभान्वित होगा। सरकार अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप देश के किसानों को किफायती मूल्य पर P&K उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने उर्वरकों और निविष्टियों यानी यूरिया, DAP, MOP तथा सल्फर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए रबी 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही UN में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ रहेगा प्रधानमंत्री का अमेरिका का कार्यक्रम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और UN मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे पर आज रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। साथ ही वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी करेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की प्रथम नागरिक का भगवान बिरसा मुंडा की धरती से खास लगाव रहा है और उनके हर दौरे पर यह झलकता भी है। इस वर्ष उनका यह दूसरा दौरा है, जिस दौरान वो ICAR निसा के शताब्दी समारोह में शामिल होकर यहाँ के किसानों का हौसला बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के दौरे के अंतिम पड़ाव में रांची के नामकुम स्थित ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर ने बताया कि शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति की गौरवमयी उपस्थिति हम सबों के लिए गर्व का विषय होगा। शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, हमें अत्यंत खुशी और हर्ष से ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगदान देंगी। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति संस्थान परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगी। साथ ही वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगी। ICAR निसा के निदेशक ने बताया कि शताब्दी वर्ष समारोह में बड़ी संख्या में राज्य के किसान भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति महोदया के आगमन के बाद पहले एक प्लांटेशन होगा, एक पेड़ मां के नाम जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत मैडम एक प्लांटेशन करेंगी। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों जो पुराने और अभी के वैज्ञानिक हैं उनके साथ एक 15 मिनट का डिस्कशन या चर्चा है। इधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए यातायात नियमों में भी फेरबदल किया गया है। काफी इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और SSP, सिटी SP, रूरल SP सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है। ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 पुस्तकों का लोकार्पण और 4 MOU भी होगा। स्मारक टिकट भी जारी किए जाएंगे। झारखंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उनका झारखंड से खास लगाव रहा है। वो लंबे समय तक यहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं और यहाँ की जन भावनाओं को भी वो बेहतर तरीके से समझती है, जो लोगों से उन्हें कनेक्ट करता है। रांची से कैमरामैन राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा अगले 10 दिनों तक पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संथाल हूल की धरती भोगनाडीह से करने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्रांतिकारियों की भूमि संथाल से इस बार चुनावी रणक्षेत्र की भूमि तैयार होती दिख रही है। भाजपा ने इसी पावन भूमि से चुनावी शंखनाद का निर्णय लिया है, जिसकी बिगुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से फूंकने जा रहे हैं। पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कहा कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसका नाम परिवर्तन यात्रा है। कल यहीं से प्रारंभ होगी और यही उलगुलान का शंखनाद भी होगा। झारखंड की जनता परिवर्तन मांग रही है। झारखंड में अब परिवर्तन को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, उसके लिए यह परिवर्तन यात्रा है।
भोगनाडीह में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और साहेबगंज में जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री संथाल के बाद गिरिडीह पहुंचेंगे और झारखंडी धाम में पूजा अर्चना कर कोयलांचल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम स्थल का असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जायजा लिया। जिसकी तैयारी भी चल रही है, लोगों में काफी उत्साह है और हजारों हजार की संख्या में लोग इस सभा में आएंगे भी और निश्चित रूप से परिवर्तन का बिगुल वो यहाँ से फूकेंगे और राज्य में परिवर्तन। भाजपा द्वारा झारखंड में 6 सांगठनिक परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने की योजना है। इस यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में यह दूसरा मौका होगा जब चुनावी दांवपेच सभी दलों की ओर से आजमाए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने चुनावी घोषणा के पहले ही परिवर्तन यात्रा के जरिए जनमानस के बीच परिवर्तन की लहर पैदा करने की कवायद शुरू कर दी है। साहेबगंज से संजय गुप्ता और गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं बिहार की, जहां साल 2005 के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक लंबे वक्त तक बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। आर्थिक गतिविधियों में पिछड़ने के कारण राज्य को अक्सर बेरोजगारी और पलायन का ताना भी दिया जाता था, लेकिन अब राज्य की तस्वीर बदल रही है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 2 दशकों में बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ बने निवेश के माहौल का फल अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवा या कंस्ट्रक्शन, आईटी के क्षेत्र से जुड़ी हुई कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा जैसे सूचकांक पर पिछड़ने के कारण बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया गया था। मगर अब राज्य की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। कई बड़े उद्योग घराने राज्य में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अदानी ग्रुप से लेकर टाटा और पेप्सिको ग्रुप तक शामिल है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिले हैं। 2016 से 2022 के बीच यहां आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए था। वर्तमान में 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी औपचारिकताओं के बाद जमीन पर होने जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। आज बिहार के पास बहुत बेहतर सड़क कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, तो निवेशक अब आकर्षित हो रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी है, सेक्टरल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई हुई है और एक बेहतर माहौल है। बिहार में गया जिला का आदिकाल से आध्यात्मिक महत्व रहा है, मगर केंद्र सरकार की मदद से यहां स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने से औद्योगिक महत्व भी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना पूर्वोदय का है। इसमें बिहार पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक गेटवे के रूप में काम कर सकता है। इससे राज्य में 30 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है। बिहार में लैंड बैंक के रूप में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 9,438 एकड़ जमीन है। इसमें 4,766 एकड़ जमीन उद्योग लगाने को आवंटित की गई है। बिहार सरकार के पास अभी भी 3706 एकड़ जमीन आवंटन के लिए बची है। राज्य में 1 सितंबर 2016 से पहले कोई निवेश प्रोत्साहन नीति नहीं थी। 2016 में नीतीश सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई। 4 साल बाद सरकार ने 2020 में पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त बदलाव किए। बिहार सरकार ने निवेश नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी। इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज के ब्याज पर भी सब्सिडी दी गई। जीएसटी, बिजली और भूमि परिवर्तन शुल्क में भी सरकार राहत दे रही है। इन फैसलों से राज्य में निवेश आना शुरू हो गया है। पॉलिसियां आ रही हैं, अभी थोड़े दिन पहले और कुछ पॉलिसियां नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी आई हैं। तो ये एक सोच बताता है कि सरकार किस ढंग में आगे बढ़ना चाहती है और मैं देख रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव थिंकिंग डेफिनेटली रही है। बिहार सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण निवेश में तेजी आई है। इसके साथ ही सरकार निवेशकों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। इससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। बिहार बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल चुका है और काफी हद तक पलायन पर भी चेक लगा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते एक दुख की खबर भी आपको बता दें। दरअसल दूरदर्शन न्यूज के एंकर और रिपोर्टर
मसरूर फैजी का बीते कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो पिछले 2 साल से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे। मसरूर फैजी टीडी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम जम्मू कश्मीर लद्दाख बदलाव की बयार के लिए भी जाने जाते हैं। महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले मसरूर फैजी का अंतिम संस्कार उनके मूल स्थान बिहार के समस्तीपुर में किया जाएगा। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब खेलों की कर लेते हैं, जहां भारत आज सुबह चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज अपनी पहली पारी के स्कोर 6 विकेट पर 339 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक रविचंद्रन अश्विन 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। कल दोनों के बीच 195 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद भारत एक समय 6 विकेट पर 144 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। हालांकि अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने मेजबान टीम को अपनी शानदार साझेदारी से बचाया। अश्विन ने अपना छठा टेस्ट शतक और चेपॉक में अपना दूसरा शतक बनाया है। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने 56 और ऋषभ पंत ने 39 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 4 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। वहीं 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन के 8वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है। हालांकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे इस मुकाबले के महिला वर्ग में भारत को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। 8वें दौर के बाद भारत, कजाकिस्तान और पोलैंड की महिला टीमों के समान रूप से 14-14 अंक हैं। ओपन सेक्शन में विश्व नंबर 4 खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने ईरान के बर्दिया दानिश्वर पर एक तरफा जीत दर्ज की। विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने ईरान के परहम को पराजित किया। वहीं आर प्रज्ञानंद और ईरान के अमीन ताबातवई के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। विदित गुजराती ने ईरान के इदानी पोया पर शानदार जीत हासिल की है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक की उस पर देखिए डीडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार।